रूस और भारत का रिश्ता बहुत पुराना है। दोनों देशों के बीच इतना गहरा रिश्ता है कि पीएम मोदी खुद कहते हैं कि रूस के राष्ट्रपति और उनकी राजनीतिक यात्रा एक जैसी है। मोदी रूस यात्रा पर हैं, जहां शिखर वार्ता में शामिल होंगे। पीएम की इस यात्रा से आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग बढ़ने की आशा और बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की शिखर वार्ता के लिए रूस पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। यहां पहुंचकर मोदी किन किन समझौतों और को अमली जामा पहनाएंगे, देखिए ये रिपोर्ट। रूस, जो पहले सोवियत संघ था, वहां की कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था, लेकिन वही रूस आज रूसी गणराज्य बन गया है और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाने की कोशिश कर रहा है। शासन व्यवस्था बदली है, लेकिन भारत और रूस के मिजाज नहीं बदले और यही वजह है कि भारत आज भी सबसे ज्यादा रूस पर भरोसा करता है। इसी विश्वास के साथ शिखर वार्ता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर रूस पहुंचे। इस शिखर वार्ता का लक्ष्य परमाणु ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन, रक्षा और व्यापार समेत तमाम रणनीतिक संबंधों का विस्तार करना है। गुरुवार को वार्ता के बाद समय की कसौटी पर खरे उतरे दोनों पक्ष परमाणु ऊर्जा और रक्षा सहित कई क्षेत्रों में अहम समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। रशिया मॉस्को के क्रेमलिन की ताकत से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग की भव्यता, साइबेरिया की खूबसूरती, आर्कटिक के खजाने और उफा की सहिष्णुता तक एक महादेश की तरह सबको अपने में समेटे हुए रूस आज भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। खनिज पदार्थों से भरपूर, तेल और गैस के बादशाह रूस ने इतिहास की गति को बदला है और बदले इतिहास को दुनिया के रंग में रंगते रंगते देखा है। प्रधानमंत्री ऐसे मौके पर रूस पहुंचे हैं जब रूस कयामत के खेल को खेलने वाले आईएसआईएस का खात्मा करने में जुटा है। ऐसे में आतंकी वारदातों के खात्मे के लिए रूस के साथ भारत की शिखर वार्ता से एक नई प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। भारत रूस की यह शिखर वार्ता दुनिया के उन विसंगतियों का जवाब दे सकती हैं जो संयुक्त राष्ट्र के धनी राष्ट्रों के पक्ष में झुकाव से उपजती हैं। भारत को इसका स्वाभाविक तौर पर लाभ होगा, क्योंकि भारत विकासशील देशों का भी प्रतिनिधित्व करता है और भारत एक दुनिया में उभरती ताकत में भी शुमार है। भारत और रूस के संबंध बहुत पुराने इसलिए भी हैं क्योंकि असल में भारत की तीनों सेनाओं का 60% असलाह अकेले रूस से ही मिलता है। लिहाजा यात्रा के दौरान मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भी मोदी की नजर रहेगी। रूस ने भारत को नए और सस्ते सुखोई T-50 फाइटर जेट खरीदने का ऑफर दिया है। सूत्रों के मुताबिक जो ऑफर दिया गया है उसमें भारत को $6 बिलियन की जगह $3.7 बिलियन ही चुकाने होंगे। बताया जा रहा है कि मोदी और पुतिन की बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर डील हो सकती है। इस फाइटर जेट को लेकर 2007 में डील हुई थी। दोनों देशों का ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट कामयाब रहा है, लिहाजा दोनों देशों के बीच सिंगल सीट वाले फाइटर जेट को लेकर भी डील हो सकती है। $30 बिलियन की इस डील में शुरू में दोनों देश $6 बिलियन कंट्रीब्यूट करेंगे। इन सभी को देखते हुए रूस के लिए भी भारत काफी अहम हो जाता है, क्योंकि भारत एक बड़ा हथियार आयातक देश है और इसी मजबूत रिश्ते की वजह से प्रधानमंत्री अपने इस दौरे पर एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे। दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन ऐसी शक्तियों के बदलते समीकरण को देखते हुए भारत को अपनी स्थिति पर नजर रखना बेहद अहम है और मोदी इस दौरे पर यही करने वाले हैं। इस दौरान पीएम फ्रेंड्स ऑफ इंडिया की एक सभा को भी संबोधित करेंगे, जहां करीब 3000 लोगों के जुटने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे पर हम लोग आज स्टूडियो में बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। श्री दयाराम त्यागी, आप कांग्रेस से हैं। उनके साथ हैं श्री संदीप द्विवेदी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं।
शांत प्रकाश जाटव जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, तुषार एन महापात्रा जी आप आर्थिक मामलों के जानकार हैं, और पुष्प रंजन जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले त्यागी जी आपसे, आप विपक्ष में हैं और जाहिर है कि जो राहुल गांधी भी नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा की आलोचना कर रहे हैं, आप भी करेंगे, लेकिन रूस वो देश है जहाँ पे कि हमारे पहले के प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बल्कि जवाहरलाल नेहरू तो बहुत ज़्यादा निर्भर थे रूस के ऊपर, और इंदिरा जी की भी बहुत अच्छा रिश्ता था इंदिरा जी का। तो मतलब कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रूस के साथ रिश्तों की बुनियाद रखी और अच्छी रखी। तो आपको रूस दौरे पर कोई एतराज़ तो नहीं ना? देखिए, जैसे अभी आपने कहा, भारत और रूस के बहुत एक गहरे, बहुत पुराने रिश्ते हैं। और अभी आपने देखा होगा जब हमारे प्रधानमंत्री जी की कई विदेश यात्रा हुई, वैसे तो इन 18-19 महीनों में तकरीबन उनकी विदेश यात्राएं रही है। हिंदुस्तान में बहुत कम दर्शन होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के, लेकिन जैसे आपने देखा अमेरिका के साथ भी, इंग्लैंड के साथ भी, फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, और जिस तरीके से उन्होंने एक सदियों पुराने एक जो हमारा एक गहरा रिश्ता था उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट करके, अनदेखा कर करके एक जो अमेरिका को तवज्जो दी, और वहाँ से वेपन डील भी अभी हुई जो पीछे दौरे पे गए थे, फ्रांस से भी, इनसे भी। तो देखिए, एक इतने पुराने रिश्तों को एक अनदेखा कर करके, ये कोई बहुत बढ़िया विदेश नीति नहीं है कि एक जो हमेशा मतलब अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करी है, और हम ठीक है, हमारी भी एक ज़रूरत उनको है और उनको भी हमारी एक ज़रूरत है, ये भी मैं आपको एक बता दूं। लेकिन जो इतने पुराने गहरे रिश्ते हैं जो इन्होंने अनदेखी करी है, मैं ये समझता हूं। तो आपको रूस यात्रा पे एतराज है कि अमेरिका की अनदेखी? नहीं, रूस से हमें कैसे एतराज हो जाएगा? जी, ये तो प्रधानमंत्री। तो अब अमेरिका, तो देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी से ही थे और 10 साल रहे, उन्होंने तो अमेरिका के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनाया। बल्कि उन्होंने अमेरिका के साथ जो इतना अच्छा रिश्ता बनाया, उसकी वजह से कम्युनिस्ट साहब से नाराज हो गए, तो यूपीए 1 में जो कम्युनिस्ट थे वो यूपीए 2 में नहीं रहे। तो आपको इस बात से कैसे एतराज हो सकता है? देखिए, आप ही ने तो रिश्ता गहरा किया। हमें किसी से दुश्मनी नहीं करनी है, हमें सबसे मित्रता के नाते एक हाथ बढ़ाना है, सबसे सहयोग लेकर के, सबसे सहयोग दे करके, सबके साथ एक मिल करके चलना है। और आज की एक ये जरूरत है, तो मैं उसी चीज़ के ऊपर आ रहा हूँ। ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी अभी गए हैं, जो इन्होंने एक अनदेखा करा, और उस बीच में आपने देखा होगा कि रूस ने मतलब जो अनदेखा रूस को किया उसका एक झटका भी दिया है। आपने देखा होगा कि चाइना के साथ में, पाकिस्तान के साथ में हाथ मिलाया है। पाकिस्तान को आपने देखा होगा, उन्होंने हथियार सप्लाई के लिए डील हुई है पाकिस्तान की, तो हेलीकॉप्टर की उसकी। तो इस चीज़ को एक उनके हमारे प्रधानमंत्री जी को एक जो एहसास हुआ है, देर आए दुरुस्त आए। तो अगर ये रूस रास्ता यात्रा जो है, तो मैं ये ऐसा मानता हूँ कि एक अच्छे परिणाम होंगे जो हम अनदेखा करा है। और प्रधानमंत्री जी हमारे एक देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रधानमंत्री और एक गहरे रिश्ते बना करके आए रूस के साथ में। बीजेपी की तरफ से शांत प्रकाश जी से हमारा सवाल है कि पहली चीज तो जो अनदेखी की बात कह रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं कि नहीं? और दूसरे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक विदेश यात्रा करते रहेंगे? अब 1 साल 7 महीने होने को आ रहे हैं। 26 मई 2014 में उन्होंने शपथ ली थी, तो 1 साल 7 महीने तो हो गए यात्रा करते हुए, विदेश यात्रा। अब कब तक यात्रा का दौर चलता रहेगा? 2 बातें। मनोज जी, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ आपके इस प्रश्न को सुन करके कि वो यात्राएं कर रहे हैं। देखिए, क्या जिस तरीके से अपने देश के अंदर काम होता है, ठीक उसी तरीके से विदेश में जाकर के भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको काम करना है। वहाँ से व्यापार हो रहे हैं, शिक्षा की नीति के ऊपर हमारे काम हो रहे हैं। तमाम जो है तमाम मुल्क जो हैं आपस में मिलकर के कारोबार करते हैं साहब। वहाँ पर वो कोई बीचेस पर घूमने नहीं जाते। नहीं, वो ठीक है। हाँ, लेकिन तो इस चीज को समझ, हमारे विदेश मंत्री होते हैं, बाहर जाके मिलने जुलने का काम विदेश मंत्री देखिए, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री सब देशों में जाएं, ये आपको मतलब आपको उचित लगता है? आप बताइए। क्यों अनुचित है? मतलब इतनी ज्यादा विदेश यात्रा करें कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल टोकने लग जाएं, क्या ये उचित, मतलब आपको उचित लगता है इतनी यात्रा? देखो जी, राहुल गांधी जी और जो जिस तरीके के इन लोगों के जो आपने बात कही है, इनकी तो हरकतों को अभी सब लोगों ने देखा है।
2 सेशन किस तरीके से उजाड़ दिए इन्होंने। और अभी यात्रा के बाद जाटव जी, आप पहले तो एक शब्दों का अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए। हरकत जो आप कह रहे हैं, अगर राहुल गांधी जी अपनी व्यक्तिगत यात्रा पे जाएं, ठीक है ना, उसमें आपको परेशानी होती है। और इन 19 महीनों में जो आप देश का 19 महीनों में पहले हम कभी कभी सुनते थे, साल में एक आधी बार सुनते थे कि भाई प्रधानमंत्री जो है वो विदेश यात्रा पे गए हैं। मेरा सवाल एक मिनट, आज तो हमें शांत प्रकाश जी, मेरा माफ कीजिए, त्यागी जी माफ कीजिए, वो जो यहाँ पर उत्पात मचाते हैं, सबसे बड़ी त्यागी जी एक सेकंड, त्यागी जी एक सेकंड, त्यागी जी एक सेकंड शांत हो जाए। विरोध जो है किसी आधार पर तो करें। आप मेरा आधार विरोध कर रहे हैं। मेरे को मंदिर में नहीं घुसने दिया, कभी उसको मंदिर में नहीं घुसने दिया। मैं आपको एक अरे बात विरोध बता तो ढंग से करो भैया। कि विदेश यात्रा में आप लोग विदेश यात्रा के लिए किसी को कोई परेशानी नहीं है। आप लोग कम से कम जाटव ढंग की चीजों पर करें। आप जाटव जी विदेश यात्रा से कोई परेशानी नहीं है। विरोध अगर करना नहीं चाह रहे हैं, मैं पुष्परंजन से एक मिनट आप दोनों से निवेदन है, एक मिनट आप लोग शांत हो जाएं। मैं पुष्परंजन जी से सवाल पूछता हूँ। मेरा सवाल जो है वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, त्यागी जी एक मिनट, जाटव जी एक मिनट, शांत प्रकाश जी शांत। आप लोग सारा सिस्टम आपको भी विश्वास नहीं हुआ। त्यागी जी दोनों की बात समझ में नहीं आ रही है। विपक्ष की बात कर रहे हैं, त्यागी जी दोनों की बात। शांत प्रकाश जी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप दोनों की बात आपकी, क्योंकि दोनों की ओवरलैपिंग हो रही है, आप दोनों की बात सुनने में नहीं आ रही तो फायदा क्या। मतलब ये हम लोग जैसे कई बार पार्लियामेंट में हंगामा हो जाता है, हम लोग स्टूडियो के अंदर भी हंगामा कर रहे हैं। ये बात पुष्परंजन जी से मेरा सवाल पुष्परंजन जी से नहीं, माफ कीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आपसे। मेरा सवाल पुष्परंजन जी से है। पुष्परंजन जी देखिए, ये तो दोनों पार्टीज आपस में बहस करने में लग गई हैं। हमारा सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या देश के लिए जरूरी है कि हमारे प्रधानमंत्री ही इतनी यात्राएं करें कि इस यात्रा का कुछ बोझ जो है वो कुछ जिम्मेदारी हमारे विदेश मंत्री पे चली जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, प्रधानमंत्री का समय हम लोगों को मिलेगा, वो बहुत अच्छा होगा। और दूसरे ये कि आपको क्या लगता है कि कब तक ये उचित होगा कि प्रधानमंत्री इतनी यात्राएं करें और उसके बाद जो है वो देश के ऊपर समय देना शुरू करें यहीं रह के। मनोज जी, ये जो यात्रा है आप सही कर रहे हैं, कुछ यात्राओं को विदेश मंत्री के हवाले भी करना चाहिए, उनको भी कुछ ऐसे समिट को हैंडल करना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन ये जो यात्रा, ये शेड्यूल्ड, भारत और रूस के बीच में जो शेड्यूल, पिछले साल पुतिन आए थे यहाँ पर उस शेड्यूल यात्रा में और शासनाध्यक्षों के बीच में बातचीत हुई थी और काफ़ी सारे डील हुए थे। तो इस बार गए हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन जाने का अवसर देखिए बड़ा अजीब सा लगता है। मोदी जी जिस मिसाइल के लिए जा रहे हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं या बातचीत हो रही है, यहाँ एक राजनीतिक मिसाइल छूट चुका है उनके जाने से पहले। कीर्ति आजाद का जो राजनीतिक मिसाइल है वो छूटा हुआ है यहाँ पर। इससे पहले जब वो फ्रांस की यात्रा पर थे तब भी ऐसा राजनीतिक मिसाइल इस देश में छूटा हुआ था जब असहिष्णुता और तमाम ऐसे मुद्दे वहाँ यहाँ मुखर हो रहे थे। तो कई ऐसी चीज़ों से मोदी जी का एक संयोग है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो उसी समय जाते हैं जब यहाँ पर विवाद पैदा होता है, लेकिन संयोग है कि जो तब जाते हैं और इन विवादों से दूर रहना। अगर मोदी जी इस समय देश में होते तो शायद कई सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ता, खासकर कीर्ति आज़ाद के सस्पेंशन वाले इशू पर। लेकिन खैर ये अलग इशू है। रूस उनका इस समय जाना कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर भारत का प्रवेश बहुत ज़रूरी है। जैसे इस समय तुर्की से जो संबंध बिगड़े हैं रूस के, तो एक बहुत बड़ा मार्केट भी रूस में है। चाइना, साल का चूंकि एंड है और बहुत सारे ऐसे डील हो सकते हैं। चाइना जिसका अभी भी रूस से 40 अरब डॉलर का डील सालाना व्यापार है, तो तुर्की के बाद अगर कोई एरिया बचता है या यूरोप से जिस तरह के रिश्ते बिगड़े हैं यूक्रेन के बाद के लेकर जो संकट उठे उस समय, उससे लेकर अभी तक आप देखें तो बहुत बड़ा मार्केट है। भारत के प्रधानमंत्री अगर जाते हैं वहाँ पर डील करते हैं तो ये अच्छी बात है, करना चाहिए उन्हें जाके। कुछ ऐसे इशू जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम है तो उसमें कई ऐसे आर्मामेंट वाला इशू है या न्यूक्लियर आपके रिएक्टर लगाने हैं यहाँ पर, तो तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिसको एड्रेस करना है। तो ठीक है, उसके लिए एक व्यापारिक शिष्टमंडल भी उनके साथ गया है, तो उनका जाना इस समय वाजिब है। लेकिन इतनी सारी विदेश यात्राएं वाकई ये सचमुच एक सवाल तो खड़ा करता है कि प्रधानमंत्री जी को संदीप 19 महीने के भीतर इतनी सारी यात्राएं शायद नहीं करनी चाहिए। जी संदीप द्विवेदी जी,
ये जो यात्रा इस समय हो रही है रूस की, इससे हम क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमें क्या दिखाई दे रहा है कि क्या हासिल हम कर पाएंगे, कम से कम क्या हासिल कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हासिल कर पाएंगे? देखिए, इस यात्रा से अगर आप पॉलिटिकली देखें तो अब सिर्फ औपचारिक घोषणाएं रह गई हैं। बकाया क्या हमें मिलना है, क्या हमें देना है, वो सब चीज़ें आधिकारिक तौर पर अधिकांश फाइनल हो चुकी हैं। रसिया क्योंकि हमेशा इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा पार्टनर रहा है। अगर डिफेंस में देखो तो आज भी 60% टेक्नोलॉजी की बात करें या वेपन्स की बात करें, हमें हमेशा रसिया से सपोर्ट मिली है। और एक बहुत ट्रस्टवर्दी सहयोगी भी रहा है रसिया हमारा। तो इस डील से हमें न्यूक्लियर जैसे यूरेनियम को लेकर ऑलरेडी रसिया कमिट कर चुका है कि हम आपको यूरेनियम दे रहे हैं। अभी इस बार यूएन में स्थायी सदस्यता के लिए थोड़ा सा रसिया ने विरोध किया इंडिया का, तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे पे भी हमें रसिया से फेवर चाहिए। और अभी रिसेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया भी था कि हम भारत की स्थायी सदस्यता के लिए खुल के समर्थन करते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये क्या नाम, रसिया से जो अभी भारत की थोड़ी बहुत दूरियां आ गई थी, जो गलतफहमी कहिए या दूरियां कहिए जो थी, उन्हें दूर करना बहुत ज़रूरी है। खासतौर से यूपीए पार्ट 1 में जो मनमोहन जी ने या सोनिया जी ने जो अमेरिका से नज़दीकियां बढ़ाई और उससे जो समस्याएं रसिया के साथ हमारी उत्पन्न हुई, उनका पटाक्षेप करना इस लेवल पे बहुत ज़रूरी है। और इस समय जो रूस ने ISIS के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है, मतलब युद्ध शुरू कर दिया, हालांकि मतलब कई देशों ने कर दिया है, उसमें रूस भी एक देश है। हाँ। उससे उसका क्या असर देखते हैं आप भारत के और रूस के रिश्ते में, और इस रिश्ते के प्रगाढ़ होने में हमें उससे क्या नतीजा मिल सकता है? देखिए, उसमें हो सकता है कि अभी जैसे रिसेंटली मनोहर पार्कर जी ने कहा था कि अगर हमसे रिक्वेस्ट किया जाए तो हम इसमें ISIS के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें सहयोग भी कर सकते हैं। तो हो सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं भारत अगर रसिया या जो इनका समिट है वो रिक्वेस्ट करता है तो ये एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करें। ISIS को लेके इंडिया का हमेशा क्लियर स्टैंड रहा है कि हम कभी उसको प्रमोट नहीं करेंगे। इवन आज इंडिया भी अगर आप देखिए तो ISIS की समस्याओं से जूझ रहा है। अभी कल परसों ही 2-3 लोग पकड़े गए, आज एक बंदा एयरपोर्ट पे पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं भारत भी चाहता है कि समस्या के बड़े होने से पहले हम इसको ग्रैब कर लें। और रसिया के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग है और टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हो सकता है हमारा समझौता हो और हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। रसिया भी कहीं ना कहीं, भारत एक यंग पॉपुलेटेड कंट्री है, हमारे पास भले टेक्निकली हम बहुत ज़्यादा रसिया के आगे अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमारे पास डिफेंस जो मैन पावर है वो काफ़ी अच्छा है। तो रसिया को भी हमसे सहयोग चाहिए, हमें भी रसिया से सहयोग चाहिए। तो एक विन विन सिचुएशन है, अच्छी डील मेरे हिसाब से होना चाहिए। और मोदी जी का जिस तरीके से कूटनीतिक एक हमेशा चाल रही है, जैसे शुरुआत में इन्होंने अमेरिका से नज़दीकियाँ बढ़ाई और अब कहीं ना कहीं रसिया के साथ आके इन्होंने थोड़ी सी नज़दीकियाँ बढ़ाई, तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके से राजनीति करते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया के फेवर में हो। तो मुझे लगता है कि काफी इस मामले में तो खैर नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया हैं, मतलब जैसे जो चाणक्य ने बात कही थी उसका पालन कर रहे हैं। वो अमेरिका से भी, रूस से भी, पाकिस्तान से भी, सब मतलब हर एक देश के प्रमुख से मिल रहे हैं। बल्कि वो उनको अपने स्वेरिंग इन के दिन उन्होंने न्योता दिया, 7 कंट्रीज के नेताओं को तो न्योता दिया, वो आए उसमें। तो तुषार महापात्रा जी, हमारा एक आपसे बुनियादी सवाल ये है, क्योंकि इस समय हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही चिंताजनक दौर से गुजर रही है। महंगाई हम लोग के सामने खड़ी है, बेरोजगारी हमारे सामने खड़ी है। जो उम्मीद थी कि इन समस्याओं से हमको निजात मिल जाएगी, वैसा होते दिख नहीं रहा है। रूस की इस खासतौर से इस यात्रा से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि हमें आर्थिक मामले में क्या मिल सकता है? आर्थिक व्यवस्था और उसमें रूस का कुछ सहयोग और कहाँ तक ये एक इमीडिएट उसका रिजल्ट मिल सकता है, ये तो इससे अपेक्षा करना ठीक नहीं है। ये तो हमारा दोनों देश के अंदर एक बंधुत्व, एक आगे बढ़ाने वाली बात है। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के लिए क्या हम इस यात्रा से कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे? हाँ, एक जमाना था कि जिस समय हम सेल्फ रिलायंस की बात करते थे, वो ज़माना नहीं रहा। अभी तो हमारा प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं ये कह सकते हैं कि भीख का थाल लेकर जाते हैं। कुछ FDI आ जाए हमारा कंट्री में, कुछ लोग यहाँ आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसी से हमारा आगे जाके जो अर्थनीति में परिवर्तन हो सकता है ये सब लोग जानते हैं। भले वो इलेक्शन के समय में समाजवाद का बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, लेकिन जो
असल में जो होना है, बाहर से जितने भी पूंजी आएंगे, जितने भी यहाँ नए नए दिशा में उद्योग बढ़ेंगे, तभी जाके हमारे जो अर्थनीति का परिवर्तन हो सकता है। जी, लेकिन मेरा जो एक आपने एक शब्द बोला, थोड़ा सा मुझे शब्द थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग लगा, इसलिए मैं शांत प्रकाश जी से उनका रिस्पांस चाहूँगा कि देखिए, क्या आप मानते हैं तुषार महापात्रा जी की बात कि हम लोग भीख का कटोरा लेके जा रहे हैं? हम लोग, मतलब एक समय था जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे तो हम लोगों के पास खाने को पर्याप्त नहीं था, तो वास्तव में हम लोगों को अनाज तक के लिए अनाज मांगना पड़ता था। तब तो हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया बिगिंग बोल लेके जाता था, भीख का कटोरा लेके जाता था। लेकिन क्या आज ये बात सही है कि हम लोग तरक्की की दिशा में बढ़ने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की उम्मीद करते हैं या हम उसकी मांग करते हैं? ये बात सही है? शब्द में कठोरता है, मगर ये छिपा भी नहीं है। आज हम हमारे साथ में जो देशों ने काम 50 के दशक में जिस पोजीशन में जो दूसरे मुल्क थे, आज वो विकसित देशों में शुमार हैं। और हम लोग आज भी उस संघर्ष को करने के लिए बाध्य हैं जिसकी स्थिति में कांग्रेस ने पिछले 67 वर्षों में हम लोगों को ला करके पहुंचाया। आज भी हम लोगों को काम करने के लिए विदेशी निवेश की आवश्यकता पड़ रही है। आज भी हम लोगों को हमारे यहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं उनको काम मिल जाए, उसके लिए हमें तमाम छोटे छोटे मुल्क जहाज बना रहे हैं, बड़े बड़े हथियार बना रहे हैं, मगर हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? आज भी हम उनके जहाज़ों को देख करके ताली बजा रहे हैं। तो ये पोजीशन बनाने के लिए तो प्रधानमंत्री को जाना भी पड़ेगा और वहां से पैसा भी लाना होगा, उन लोगों को भी लाना होगा, तभी जो मेक इन इंडिया वाला जो कंसेप्ट है, देखो ये मेक इन इंडिया कंसेप्ट जो है, ये पिछले 67 साल में जो हम फेल्यूर हुए हैं उसी का परिणाम है कि आने वाले समय में हम खुद बनाना शुरू करें। हमने अपनी इंडस्ट्रीज को पिछले 50 वर्ष में, मैं 30-35 वर्ष से मैं लगातार देख रहा हूं, इंडस्ट्रीज को बंद होते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उनके ऊपर लाल फीताशाही को जिस तरीके से बिठाना, वो लोग जो काम कर रहे थे उनको मजबूरी में अपने इंडस्ट्रीज को बंद करना पड़ा। तो आने वाले टाइम में बात देखिए, बात हाँ, इसमें बात तो जो अपनी अर्थव्यवस्था की बात उतनी नहीं हो रही है जितनी की यात्रा की बात हो रही है कि इस यात्रा से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हम इस बात पे वापस आते हैं कि ये ठीक है कि हमारी अर्थव्यवस्था इस समय खराब है, ये ठीक है कि मेक इन इंडिया से हमारा भी फायदा है, और जो यहाँ बनाने आएंगे वो जाहिर है कि हमारे फायदे के लिए नहीं आएंगे, वो अपने फायदे के लिए आएंगे। तो जब उनको ये दिखाई दे रहा है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, इस समय दुनिया का सबसे तेज आगे बढ़ने वाला मार्केट है, तो वो अपने फायदे के लिए यहाँ पे आएंगे और दोनों का तालमेल हो जाए, दोनों का भला हो जाए। अगर ये विन विन सिचुएशन नरेंद्र मोदी हासिल कर पाते हैं तो इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? ये तो अच्छी बात है। तो इसमें मतलब हम भीख का कटोरा लेके नहीं जा रहे हैं, हम एक विन विन सिचुएशन का ऑफर लेके जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री कोई गलत चीज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक चीज कर रहे हैं जिससे कि देश का हित हो। लेकिन वो हित वास्तव में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बार बार वो यात्राओं पे जा रहे हैं, लेकिन उनकी यात्राओं का हमको फायदा मिल रहा है कि केवल एक थ्योरी है ब्रेक के बाद?
इस समय हमारा विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा और इससे हम क्या हासिल कर सकते हैं। बार बार हमारे प्रधानमंत्री अलग अलग देशों में जा रहे हैं, वो एक उम्मीद लेके जा रहे हैं और वो उम्मीद हमको भी दिलाते हैं कि हम मेक इन इंडिया के तहत देश में बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट यानी मतलब पैसा लेके आएंगे, जो कि लोग यहाँ पैसा लगाएंगे। बात बुनियादी तौर पे बिल्कुल सही है और इससे हमारा वास्तव में लाभ हो सकता है, लेकिन ये कितना हम हासिल कर पा रहे हैं, इन यात्राओं के माध्यम से हम कितना हासिल कर पाए हैं अभी तक। सबसे पहले कांग्रेस का पक्ष त्यागी जी से। देखिए, मेरा मानना ये है, हमारे जाटव जी ने अभी एक बात ये कही। सबसे पहले मैं एक इनकी विशेष जानकारी के लिए एक बता दूं कि कोई भी चीज़ जो है अल्लाह दीन का चिराग नहीं होता किसी भी सरकार के पास या व्यक्तिगत आदमी के पास में कि जो बोलेगा हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप लोग मकान बनाते हो, उस इमारत को बनाने के लिए 2 मंजिल को बनाने के लिए आपको 2 साल लग जाते हैं। आपको नींव से लगा करके लेंटर तक आपको टाइम देना पड़ता है, उसमें पैसा लगता है, समय लगता है कितने तक। तो मैं जाटव जी के लिए एक बात ये बता दूं कि जब ये देश आज़ाद हुआ, जो अभी आप जाटव जी बोल रहे हैं कि आज ये ऐसा मतलब इस तरीके का बयान देते हैं कि ये सब कुछ मोदी जी ने ही देश के लिए किया है। आपको याद होगा सन 47 आज़ाद होने के बाद में हिंदुस्तान के पास जब कुछ नहीं था, देश के अंदर कुछ नहीं बनता था, कुछ नहीं था। 3 लड़ाइयाँ जो लड़ी गई हैं, 62 की, 65 की, 71 की, वो जो रसिया से जो वेपन हम लोगों को मिला हुआ, जो कि गहरा एक रिश्ते की बात बता रहा हूँ मैं इसके रसिया के साथ में, इन्हीं चीजों से लड़ाई लड़ी गई है और इन्हीं चीजों की इसमें थोड़ा सा त्यागी जी, एक मैं आपको टोकना चाहूंगा, 1 मिनट माफ कीजिए, क्योंकि बहुत से हमारे दर्शक बहुत से अभी कम उम्र के हैं, उनको शायद 62 की लड़ाई के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं होगी। मैं भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था, उस समय 6 ही साल का था 62 में। नहीं, मैं भी छोटा ही था। लेकिन मुझे याद है कि 62 की लड़ाई में हमको रूस से कोई हथियार नहीं मिले थे, बल्कि जब हमने रूस से उम्मीद की थी कि वो हमारी मदद करेगा, तो रूस ने कहा कि क्योंकि ये लड़ाई चीन से है और भारत हमारा दोस्त है लेकिन चीन हमारा भाई है, इसलिए इस लड़ाई में हम भारत को कोई हथियार नहीं देंगे। तो कम से कम 62 की लड़ाई की आप दुहाई मत दीजिए। मैं मेरा विषय वो नहीं था। मेरा विषय ये था कि जब हिंदुस्तान आजाद होने के बाद में सन 62 की, सन 65 की, सन 71 की, उस बीच में जो अब ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत ये हिंदुस्तान को पीछे ले गए, मेरा जवाब ये था कि 3 लड़ाइयां लड़ते हुए आज हिंदुस्तान के अंदर आपको ये होगा सन ये 92 के अंदर जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, ये जो आर्थिक जो ये उदारीकरण जो हमारे देश के अंदर आया, आपने कोई शोर शराबा सुना उस टाइम पे कि नरसिम्हा राव जी, ये जितनी भी कंपनियां आई हुई हैं ये सब कांग्रेस की देन है। आज देश जहां खड़ा हुआ है, जहां पहले एक सुई तक नहीं बनती थी, वो एक देन कांग्रेस की है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 18 महीने 19 महीने के अंदर ज्यादातर हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों का दौरा करा है। उन 18 महीनों के अंदर 1 महीने के अंदर जाटव जी एक उपलब्धि बता दे। इन्होंने एजुकेशन की बात करी, इन्होंने हेल्थ की बात करी, इन्होंने श्याम प्रकाश जी आपसे इसका उत्तर, श्याम प्रकाश जी आपसे उत्तर, लेकिन उत्तर से पहले एक बात बीजेपी से पूछना चाह रहा हूं। बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उनके समय उदारीकरण का दौर आया, ये बात बिल्कुल सही है। डॉक्टर आज तक वही चल रहा है। मनमोहन सिंह उस समय हमारे वित्त मंत्री थे, उदारीकरण का दौर बिल्कुल ठीक आया, बिल्कुल अच्छा आया, लेकिन उस उदारीकरण के दौर को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी जरा एक बार देख लीजिए। हमने जो एक सोशलिस्ट नीति अपनाई हुई थी, जिसकी वजह वो कांग्रेस सपोर्टेड सरकार थी, जिसमें कि हमारा सारा सोना गिरवी रख गया था। चंद्रशेखर की जो सरकार थी, जो 9 नवंबर 1989 से शुरू होकर 6 मार्च 1990 से शुरू होकर 6 मार्च 1991 तक चली थी, जब चंद्रशेखर ने रिजाइन किया है एज प्राइम मिनिस्टर, उस दौरान हमारा सोना गिरवी रख गया था। कांग्रेस पार्टी द्वारा सपोर्टेड सरकार थी, राजीव गांधी ने सपोर्ट कर रखा था। अब हमारा जवाब, हमें शांत प्रकाश जी से जवाब चाहिए कि चलिए ठीक है, वो तो पुरानी बात हो गई, 91 की बात तो पुरानी हो गई, हम उसमें क्यों जाएं। अब हम क्या उम्मीद करें, ये जो हम उम्मीद कर रहे हैं, बार बार हमारे सारे देश की जनता उम्मीद कर रही है कि हमको मेक इन इंडिया के तहत बाहर से पैसा आएगा और हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी, हम लोगों को रोजगार मिल जाएगा, हमारी महंगाई खत्म हो जाएगी। शांत प्रकाश जी सच्ची बात बताइए, क्या है? सर मेरी बात अभी मैं थोड़ी सी, मेरी एक बात ये रहेगी जी, मेरा कहने का मतलब ये था, चलो मेरी बात कुछ आपने कह दी कि ये सब चीज सोचने का और करने का जब होगा जब हमारे प्रधानमंत्री जी एक देश को समय देंगे। ये तो सिर्फ अपनी मन की बात कह के विदेश दौरे पे चले जाते हैं। सवाल ये मन की बात कहने का इनका टाइम नहीं है, देश की जनता का सुनने का टाइम है। शांत प्रकाश जी की जो समस्याएं हैं, शांत प्रकाश जी सवाल है आपसे। देखिए, सबसे पहले जो इन्होंने अभी बात कही कि जो इन्होंने नरसिम्हा राव जी के समय में जो उदारीकरण की नीति और जो विदेश नीति का जो विषय चला,
उस विषय में आपको मैं बताऊं कि उसमें जो हमने उस वक्त विरोध किया, जो गेट समझौते का आपको याद होगा, हमने काफी विरोध किया था। वो समझौता क्या था? आप मोटरसाइकिल बनाएंगे भारत में, दो कंपनी, आधी 50% जो है वो वो कंपनी होगी और 50% भागीदारी जो है वो विदेशी कंपनी की होगी, और दोनों ने मिलकर के एक जॉइंट वेंचर बना दिया। अब वो जॉइंट वेंचर जो है उसमें आप यहाँ पर निर्माण नहीं कर रहे, इन्होंने एक असेंबलिंग का दौर शुरू किया। असेंबलिंग के दौर में यदि आप कोई मोटरसाइकिल का इंजन बनाते हैं तो उसमें लगने वाले जो सैकड़ों नट बोल्ट हैं वो भारत में बनते, मगर इन्होंने क्या किया, उसको बनाने के लिए उसको बाहर से आयात किया, दूसरे मुल्कों से। यहाँ का जो बनाने वाला जो अभी तो बात अब की हो रही है, अब की बात हो रही है, अब हम भविष्य की ओर देख रहे हैं। हम भविष्य में क्या उम्मीद करें, मतलब इस यात्रा से हम क्या उम्मीद कर वहीं आ रहा हूं, मैं मनोज जी वहीं आ रहा हूं कि जिस जो हमें यहाँ बनाना चाहिए था, टायर था छोड़िए, अब इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तभी तो अब वो 67 साल की बात छोड़, अब आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए ना। बता रहा हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी ने उस विषय को उठा करके कि अब जो भी कुछ बनेगा वो भारत में बनेगा, ज्यादा से ज्यादा भारत में बनेगा। हमको नतीजा नहीं मिल रहा ना शांत प्रकाश जी, नतीजा नहीं। 67 साल का बिगड़ा हुआ है मनोज जी, घर में सफेदी भी कराते हैं ना तो भी उसको खुरचना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है। अभी आप सत्ता में हो, अभी आप काम करो ना, खुरचने में लगे क्या? कांग्रेस को कोसने से तो आप सत्ता में आ गए, अभी 67 साल आप काम करके दिखाओ। सत्ता में होने से केवल 40 आदमी जिस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं, काम नहीं करने दे रहे। महज 9 बिल इस बार सदन में पास हुए, 28 बिल हमारे प्रपोजल में थे। ये शांत प्रकाश जी, देश का नागरिक होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी सरकार है, हमें कब इस महंगाई से, बेरोजगारी से हमें निजात कब मिलेगी, हमें वो बताइए ना। देखिए मनोज जी, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, और संविधान को तार तार होते हुए हम लोग सदन में देख रहे हैं। सदन के माध्यम से ही देश में व्यवस्थाएं जमेंगी, व्यवस्थाएं बढ़ेंगी। यहाँ पर कोई भस्मासुर नहीं है कि उठा करके किसी के ऊपर भी हाथ रख दिया। ये 1977 वाला दौर नहीं है जिसमें संविधान को एक तरफ फेंक दिया था, क्या नाम है, 75 में इंदिरा गांधी जी ने, वो सारे के सारे उसमें अपनी इच्छा से। अरे जरा आप सत्ता की बात करो, आप लोगों ने जिस तरीके, पुष्परंजन जी झगड़ा शुरू हो जाएगा। पुष्परंजन जी झगड़ा होने से पहले झगड़ा बोलने से फायदा नहीं होता, दोनों की बात समझ में नहीं आती, एक किसी की बात भी सुनाई नहीं। सर मैं तो सुन रहा हूं, पुष्परंजन जी, पुष्परंजन जी, हम इस समय देश के नागरिक इस समय एक दौर से गुजर रहे हैं जो कि तकलीफ का दौर भी है और उम्मीद का दौर भी है। हम क्या उम्मीद रखें? पहली चीज तो मतलब पूरे माहौल को देखते हुए, खासतौर से इस यात्रा को देखते हुए हम क्या उम्मीद रखें, क्या मिलेगा हमें? उसी पे मैं 3-4 ऐसे उदाहरण देना चाहता हूं जिससे कुछ भ्रम भी टूटना जरूरी है। नासिक के पास एक जगह है झोझर, वहां पर करीब 40 साल पहले HAL और ने रशियन कंपनी के साथ मिलके MiG-21 का निर्माण करना शुरू किया। एक दूसरा सुखोई 30 का सुना होगा हम लोगों ने, MKI एडिशन है उसका, आई इंडिया को रिफ्लेक्ट करता है, आई जो शब्द उसमें है। ये भी रूस और भारत का ज्वाइंट वेंचर है और ये विमान, युद्धक विमान भी बन रहा है। और उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल एक है, उसमें DRDO और MFPO एक कंपनी है, रशियन कंपनी, दोनों मिलकर उस पर रिसर्च कर रहे हैं और उसका फाइनल एडिशन भी टेस्ट के बाद आने जा रहा है बहुत जल्दी। तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो जिसका कि विपणन भी होना है, कई जगह उस ब्रह्मोस मिसाइल का मार्केटिंग भी भारत करने जा रहा है। एक इन्फॉर्मेशन ये है। और जब हम कहते हैं कि भारत हर वक्त कटोरा लेके बाहर जाता है, ये थोड़ा सा तल्ख टिप्पणी है, कुछ सच्चाई को भी जानना चाहिए। रूस में साकलिन 1 और 2 हम लोगों ने सुना होगा, उसमें भारतीय निवेश है, भारतीय कंपनियों ने निवेश किया है तेल की खोज के लिए। लगभग $8 अरब से कहीं ज़्यादा निवेश भारत का है वहाँ पर। उसके अलावा कई ऐसी कंपनियां हैं, टोमेस्क है और ONGC विदेश वहाँ पर काम कर रही हैं। तो निवेश भारत का भी वहाँ पर है काफ़ी, इसका ध्यान रखना चाहिए। कटोरा लेकर नहीं, हम वहाँ पर दे रहे हैं बल्कि। और रूस वहाँ पर जो यहाँ पर व्यापार करने जा रहा है, रूस इस समय रूबेल का जितना रूबेल का वैल्यू नीचे गिरा है, उसे संभालने में करीब $40 अरब रूस का खर्च हो गया 2014 में ही।
रूस को एक मार्केट चाहिए और अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भारत से बड़ा बाजार उसको नहीं मिलने वाला है। तो रूस किसी भी हालत में चाह रहा है कि मोदी जी कम से कम वो रास्ते खोलें वहाँ पर, वो रास्ता चाहे एफडीआई के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो, और यहाँ पर रक्षा के क्षेत्र में साथ साथ मिलकर बनाए। लेकिन ये भ्रम, अगर भारतीय जनता पार्टी ये भ्रम फैलाना चाहती है कि पहली बार हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी की वजह से मेक इन इंडिया कार्यक्रम हथियार के क्षेत्र में होने जा रहा है, तो ये भ्रम न रखे, ये गलत फहमी फैलाना होगा एक तरह। संदीप द्विवेदी जी, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो पहले के प्रधानमंत्री थे, इससे पहले वाले वो भी और ये प्रधानमंत्री भी दोनों बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था सुधरे। अब आप जो पुष्परंजन जी ने कहा, इस बात को आगे बढ़ाते हुए आप क्या उम्मीद, क्योंकि इस समय लोग केवल एक बात सुनना चाहते हैं कि हमारी हालत कब सुधरेगी और कैसे। देखिए, अगर आप एक कटु सत्य है जो हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर आज के दौर पे आप ये सोचिए कि महंगाई कम होगी तो वो काफ़ी मुश्किल है, बल्कि मैं अपने शब्दों में कहूँ तो नामुमकिन है। रीजन उसका ये है कि अगर आप बिजनेस की बात करो या वेंडर्स की बात करो तो उनका जो प्रॉफिट एक बार उन्होंने सेट कर लिया वो निकालेंगे कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे अगर मोदी जी की नीतियाँ जो देखिए महंगाई को लेके, इनको अगर आप डायरेक्टली देखो तो कहीं ना कहीं मोदी जी की जो सोच है वो बहुत दूर की है। मोदी जी ने मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया और कहीं ना कहीं इंडिया में छोटे बड़े सभी तरह के बिजनेसमैन को ये मैसेज दिया कि आप प्रोडक्शन की कैपेसिटी अपनी लेके आइए। पैरेलली उन्होंने जो अपनी विदेश नीति से अदर कंट्रीज, चाहे यूएस का मार्केट हो, चाहे यूके का मार्केट हो, रसिया, जापान, अगर अदर कंट्रीज में देखो जो खासतौर से जो चाइना से हैप्पी नहीं है, रसिया को अगर छोड़ दें, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये इस तरह का नीति लेके जा रहे हैं कि डिमांड क्रिएट हो इंडियन मार्केट की। तो मोदी जी की जो रणनीति है, सॉरी समझ नहीं पाया, डिमांड क्रिएट टू इंडियन मार्केट की मतलब ये है कि वहां पे अगर हम कुछ कोई माल प्रोड्यूस करते हैं और हम वहां पे अपनी खपत कर सकते हैं तो ये हमारे लिए हम बेच पाएंगे तो हमको फायदेमंद होगा। क्योंकि चाइना से आज कई कंट्री ऐसे हैं जो चाइना से माल नहीं लेना चाह रहे, लेकिन इंडिया से लेने में कोई परहेज नहीं है, बल्कि चाइना में लागत भी खींच रहे हैं वापस, खींच रहे हैं। तो इस समय इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मुझे लगता है कि मेक इन इंडिया कैंपेन जो लॉन्च किया है मोदी जी, उसी रणनीति के तहत अदर मार्केट को इस तरीके से हैंडल करना चाह रहे हैं कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो अदर कंट्रीज में अपने पैर जमा सके। दूसरी चीज, एक जो अभी एक शब्द बीच में आया था कि भीख कटोरा लेके मांगने गए हैं, तो मोदी जी ने एक शब्द कहा था कि आज की जो परिस्थिति है उसमें हम आंख मिला के बात करते हैं, ना कि आंख झुका के। और कहीं ना कहीं ये फैक्ट भी है, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रसिया हो, चाहे जापान हो, आज भारत को जितनी इनसे जरूरत है उससे कहीं ज्यादा इन कंट्रीज को भारत से जरूरत है। तुषार जी इतनी बात आप स्वीकार करेंगे महापात्रा जी कि चाइना से, क्योंकि देश अपना जो उन्होंने पैसा लगाया हुआ है वो खींच रहे हैं और चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर होती चली जा रही है, और हम जो है वो हमको कम से कम, चाहे हमारी उम्मीद पूरी न हुई हो या जितनी चाहिए उतनी पूरी न हुई हो, लेकिन कम से कम हमारी उम्मीद जायज़ तो है, यथार्थ पे आधारित तो है कि लोग हमारे यहाँ पैसा लगाएं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पॉजिटिव दिशा में जा रही है। ये कैपिटल का जो एक असूल है, वो कैपिटलिस्ट जो है वो पैसा जहाँ से और इसको रिटर्न मिलेगा वो वहाँ लगाएगा। ये कोई देश में जाके वहाँ कुछ इन्वेस्ट कर देगा और बिना मतलब से इन्वेस्ट कर देगा, ये नहीं है। ये सब सोचना भी गलत है, क्योंकि हम भी एक पैसा जब भी खर्च करते हैं तब भी हम देखते हैं किस में फ़ायदा है, किस में नुकसान है। ठीक बात। तो बात यह है कि अर्थनीति के अलावा ये जो इसमें और क्या मुद्दे हैं, एक मुद्दा है प्रजातंत्र का। प्रजातंत्र जो अभी जिस स्थिति में हमारा देश में है, और उसको अगर हम तुलना करें, रूस के साथ तुलना करें या चीन के साथ तुलना करें या अमेरिका के साथ तुलना करें, ये एक बड़ा दिलचस्प विषय है जिसको हम अक्सर इतना नहीं देते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि प्रजातंत्र के मामले में रूस का छवि कोई बहुत बढ़िया नहीं है, और चीन का तो छोड़िए, चीन का बात न कहने से अच्छा है। हाँ, मतलब राजनीतिक, कम से कम आर्थिक जो भी उन्होंने अपना मार्केट खोला हो, लेकिन मनोज जी मुझे अगर थोड़ा सा एक मिनट में, हाँ, और अगर हम भारत को अभी का स्थिति का देखें, वो भी जो इंटॉलरेंस के डिबेट अभी चल रहा था, अभी चल ही रहा है, और हमारा
राज्यसभा में कुछ ठीक से कामकाज नहीं हो पा रहा है, उससे कोई भी महसूस कर सकता है कि हमारा जो प्रजातंत्र है किस दिशा में जा रहा है। और एक बात है, प्रधानमंत्री जी बार बार विदेश जाते हैं, कहाँ तक वो आके अपने लोगों के साथ बात करते हैं, अपने मीडिया को बात करते हैं? कभी आपने देखा है मीडिया को आप एड्रेस करते हुए? ठीक बात है। पुष्परंजन जी, आप कभी कहना आपने चाह रहे थे, लेकिन देखा हाँ, है ये कि- बात इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं शांत प्रकाश जी से इसका जवाब चाहूंगा कि शांत प्रकाश जी देखिए, ये 2014 का जो इलेक्शन हो रहा था, इससे पहले राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू दिया एक चैनल को, जिसकी वजह से उनकी बहुत आलोचना भी हुई, शायद उनको राजनीतिक नुकसान भी हुआ होगा, लेकिन कम से कम उन्होंने मीडिया के सवाल झेले। तो हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं फेस करते हैं। तो मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र में, मतलब ठीक है, हमारा देश एक लोकतंत्र है, बहुत ही मतलब बहुत ज़बरदस्त लोकतंत्र है, जो कि हमने 1977 मार्च 77 में भी दिखा दिया। और अभी भी मतलब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी बीजेपी ही चुनाव हार गई, दिल्ली, बिहार, बल्कि गुजरात के अंदर भी गाँव तक लोकल बॉडीज में बीजेपी हार गई। तो ये प्रजातंत्र ही है, हमारा लोकतंत्र है, मजबूत है। लेकिन क्या हमारे प्रधानमंत्री मीडिया से बात न करें एक बार भी प्रधानमंत्री बनने के बाद, ये उचित है? इसमें ये कहना कि वो मीडिया से रूबरू नहीं हो रहे, सारे विषय जो वो वहाँ पर जो भी मसौदे जिन पर जो है चर्चा होती है, वो सब चीज़ें चर्चा में ध्यान में आती हैं। और उनके तो सीधा सीधा हिंदी भाषा में आपको भाषण भी सुनने को मिलते हैं। और क्या हो रहा है, वो मन की बात, देखिए वो तो नहीं आपने नहीं नहीं बात बोल दी। नहीं, मन की बात नहीं। अभी कल भी जो भाषण देंगे वो हिंदी भाषा में देंगे, आपको सब पता लगने वाला कि वो क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं है, भाषा नहीं, मैं हिंदी भाषा में ही सही, वो मीडिया के सवाल तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, हिंदी भाषा में ही दे देना। मीडिया के पास विषय क्या है साहब? इंटॉलरेंस उठा करके और वहीं पे ला करके बात कर लेंगे, राहुल गांधी से जोड़ देंगे। वो सारा वो विदेश जा रहे हैं। आपके सामने तुलना, आपके सामने एक विषय रखता हूं, आप अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दे दीजिए। जब 2014 में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी थी, तो राहुल गांधी, जिनको कि लोग राजनीतिक बच्चा कहते हैं और मोदी के मुकाबले में बच्चे हैं भी, वो एआईसीसी में मीडिया के सामने शाम 5 बजे आ गए थे और सोनिया गांधी साथ में खड़ी थी, और उन्होंने दोनों ने मीडिया को एड्रेस करके ये बोला था कि हम हार गए और हमारी कुछ कमियां होंगी जिसकी वजह से हम हार गए। लेकिन आप देखिए कि जब 10 फरवरी को दिल्ली का नतीजा आया, दिल्ली प्रदेश का नतीजा आया, तो कौन से बीजेपी के नेता आपके मीडिया के सामने आए? क्यों? या जब बिहार का नतीजा आया, अभी 8 नवंबर को बिहार का नतीजा आया, तो कौन से आपके बीजेपी के? अमित शाह जी ने क्या कहा? कब 2004 में जब चुनाव हारे थे, 2004 में 13 मई को चुनाव का नतीजा आया था, 28 मई तक बीजेपी के कोई वरिष्ठ नेता सामने नहीं आए थे मीडिया के। अभी भी गुजरात में जब लोकल बॉडी के चुनाव हुए, आप जब 3 दिसंबर को नतीजा आया, तब भी आपके बीजेपी के लोग सामने। तो मतलब ये केवल मीडिया के सवालों का जवाब देने की बात नहीं। पुष्परंजन जी ने बात बिल्कुल सही कही है। देखिए, चुनाव जो है, ये छोटे चुनाव जो है विधानसभा के या नगर निकाय के चुनाव पूरे देश भर में लगभग वर्ष भर चलते रहते हैं, और जहां भी जैसे भी परिणाम होते हैं अपने कार्यकर्ताओं के प्रति। 13 मई 2004 को जो नतीजा आया था, प्रदेश का नहीं था, वो लोकसभा का नतीजा था। जब बीजेपी एनडीए की सरकार हारी थी, तो उस समय कोई अटल जी या आडवाणी जी मीडिया के सामने नहीं आए थे। 28 मई तक मुझे तो कोई नहीं दिखाई दिया था। 28 मई को आडवाणी जी ने आके बोला था कि हम चुनाव हार गए हैं, तो मृणाल पांडे ने टिप्पणी की थी कि आडवाणी जी, ये बात तो हमको तो 15 दिन पहले पता लग गई थी कि आप चुनाव हार गए, आपको आज पता लगी है क्या? तो मीडिया के सामने न आने वाली दिक्कत तो है ही है लोकतंत्र में। लोकतंत्र का एक उसकी जरूरत है, वो जरूरत आप पूरी नहीं कर रहे हैं। अरे ये जो औपचारिकता है, मुझे लगता नहीं कि उस वक्त में अध्यक्ष जो थे हमारे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने उसको वो हाईलाइट उन्होंने कहा था या नहीं कहा था, मगर मुझे लगता है, मैं जहां तक समझता हूं कि हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है किसी भी चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया लगभग बिहार का नतीजा 8 नवंबर को आया था। और आपके कब आई थी मीडिया के सामने? डेट बता दीजिए जरा। मुझे बिहार नतीजे का मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि उन्होंने इमीडिएटली मुझे तो याद नहीं। मनोज जी, मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। मेरा एक जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि कांग्रेस, अगर आज की डेट में आप देखो तो सोनिया और राहुल एक डिसीजन मेकर हैं।
वो मीडिया में आके कोई भी कमेंट दे सकते हैं और पूरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, इवन उसको प्रेस भी करती है। लेकिन अगर बीजेपी की बात करो तो बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं उनके ऊपर कई तरीके के दबाव होते हैं, संघ का दबाव होता है, उनके खुद की कमेटी का दबाव होता है, तो शायद इसलिए भी वो फंसते हैं। ये बात आपकी पहले एक मिनट श्याम प्रकाश जी, मैं थोड़ा सा इस पे, क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं, एक ही बिरादरी से हम लोग, तो मतलब बिरादरी के होने के नाते मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए मतलब उधर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो हैं वो मतलब पार्टी के ऊपर काबिज हैं, कांग्रेस पार्टी में, बिल्कुल ठीक बात है। मायावती भी अपनी पार्टी के ऊपर काबिज हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मुलायम सिंह भी अपनी पार्टी पे काबिज हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जयललिता भी। लेकिन क्या आज ये सच नहीं है कि नरेंद्र मोदी भी बीजेपी पे वैसे ही काबिज हैं जैसे सोनिया गांधी कांग्रेस के ऊपर हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आज बीजेपी का कोई अस्तित्व है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी पूरी कैबिनेट के साथ में झंडे वाला जाकर के आरएसएस के सामने पेशी होती है, वो उसको आप कैसे कह दोगे सर्वे सर्वा है? नहीं, मुझे देखिए अगर वो सर्वे सर्वा होते, अभी जेटली जी का मामला चल रहा है, उन्होंने इनडायरेक्ट बोल दिया कि जैसे अडवाणी जी हवाला कांड में निकल करके आए थे और पाक साग निकल करके आए थे, वैसे जेटली जी भी आएंगे। तो अडवाणी ने इस्तीफा दिया था, वो कह तो रहे इस्तीफा दे दो, जेटली जी दे नहीं रहे इस्तीफा, इनडायरेक्ट में बोल तो रहे, लेकिन उनकी सुन कौन रहा है? इनडायरेक्टली जब उन्होंने अडवाणी का एक उदाहरण दे दिया कि वो बेदाग निकल करके आए हैं, अडवाणी ने इस्तीफा दिया था, आपके सामने की बात होगी, दिया था नहीं दिया था, तो वो जेटली को बोल तो रहे हैं कि भाई आप जो इस्तीफा दो और उसके बाद में जो उन्होंने ये कहा कि इस्तीफा दो। जब अडवाणी जी का उदाहरण दे रहे हैं, मनोज जी इस मामले में मोदी जी की तारीफ करना चाहूंगा कि जब से उन्होंने पीएम पद संभाला है तब से कहीं ना कहीं पार्टी के मुद्दों को अहमियत देना बंद कर दी है, जो कि मेरे हिसाब से एक पीएम पद की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए होना भी चाहिए। क्योंकि आज मोदी जी के लिए बीजेपी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कहीं ज्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। मैं आज ना तो उनको पार्टी की चिंता है, ना तो उनको पार्टी की चिंता है, ना उनको देश की चिंता है। आज की तारीख में आप लगाइए महंगाई कहां से कहां पहुंची। नहीं, ये देखिए महंगाई का सोल्यूशन ये नहीं है कि आप कुछ मूंगफलियां बांट के सोल्यूशन दे। आप ये देख लीजिए जब कांग्रेस के टाइम में शायद 165 राहुल गांधी जी को है, राहुल गांधी जी को चिंता है जो उत्पाद में जा रहे हैं वहां पर बंदर को 165 रुपए बैरल दिए नहीं दिए। आप सर मुझे बताइए यूपी के टाइम में वो बढ़िया है, 165 रुपए दिए नहीं दिए। पूरा देश बंदर को आ गई है, उस टाइम पे 70 रुपए था, आज वो 60 रुपए है। कहाँ चिंता है उनको? अगर मोदी जी को चिंता, आप बुंदेलखंड में देख लीजिए, आप बुंदेलखंड के अंदर कल टीवी के अंदर इनका जी न्यूज जो इनका न्यूज है वो दिखा रहा था आज की रोटी बना रहे हैं। इसका भी मैं आपको जवाब देना चाहूंगा, मैं इसका भी आपको जवाब देना चाहूंगा, मैं इसका भी आपको 10,000 करोड़ का पैकेज। एक मिनट, मैं आपको इसका भी जवाब देना चाहूंगा। देखिए मोदी जी जिस नीति पे चल रहे हैं, कांग्रेस क्या कोई भी पार्टी अगर सत्ता छोड़ती है तो कोष को बिल्कुल खाली करके जाती है। कांग्रेस ने क्या दिया? मनरेगा में आपको जवाब दे दूं, आपको घाटे मिला, आपने एनआरएसएम दिया, आप देखिए। अरे सर मैं आपको जवाब दे रहा हूं, हमारे मोदी जी सर आप जवाब सुनिए ना, हम आपको पहले सोनिया जी और राहुल जी हारने के बाद में वो टीवी पर उन्होंने कहा हमारे में कोई कमियां होंगी। मैं ये कह रहा हूं उसको तो जनता ने सजा दे दी, जनता जनार्दन ने फैसला सुना दिया। मोदी जी आप उसको करके दिखाओ ना, आप उनके चूल्हे जलाओ ना, बीजेपी उनके चूल्हे जलाए, सरकार उनके चूल्हे जलाए, जब तो हम माने। तो आप टाइम देंगे, कांग्रेस की नाकामियों को आप उजागर करके आप सत्ता में आए। आप अपनी उपलब्धि बताओ, आप उनको पराठे बना के खिलाओ ना, आप उनका चूल्हा जलाओ, उनके घर में राशन पहुंचाओ, उनको रोजगार उपलब्ध कराओ, उनको एजुकेशन कराओ, उनको हेल्थ की फैसिलिटी दो। सर देखिए मेरी बात सुनिए, आज मैं ये कह रहा हूं आप जिस कांग्रेस की नाकामियों के बल पे आप सत्ता में आए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कल वो दिखा रहे थे बुंदेलखंड का टीवी में दिखा रहे थे, उसके एक बुजुर्ग अरे सर उसको मेडिकल फैसिलिटी परिवार खा रहा है, आप लोगों को सरकार चला रही है, आप लोगों को रोटी खाने के लिए नहीं मिल रही है। जवाब आपकी आवाज में इनका जवाब दब जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना कि ये किसके कारण से वहां के लोग जो है ना वो एक लोगों के कारण
आप लोगों ने अरे जिस सर, स्थिति आपने पैदा बस की है, नहीं, त्यागी जी, त्यागी जी, ये नाजायज बात है। नहीं, आपने उनको जवाब, त्यागी जी, त्यागी जी, ये नाजायज है, ये नाजायज, उनको जवाब दो। आप लोग वहां जा जाकर एक के मिनट। गरीब लोगों के घर में बैठ करके अरे रोटी सर, खाते गरीब लोगों को हैं आपने और कहा रोजगार आप उपलब्ध कराएंगे। अपना खाना जो यहाँ पे बड़ी युवा अच्छी हैं, आप बिरयानी बात कर लेकर के रहे हैं, जाते कांग्रेस हैं, ने कुछ कराया वहाँ नहीं उनके करा। सामने आपने बैठते कितनों को खाते रोजगार हैं। नहीं दिया, आप बताइए। लोगों ने वो एक- देखी एक- रोटी एक- का स्वाद देखा है देखिए, कि मुझे- वो कहें द्विवेदी कल वो जी, आप अमेठी बोलिए, गए आप हुए बोलिए। जरा एक जाएंगे निष्पक्ष, थोड़ी दूर के एक लिए वहाँ निष्पक्ष से। आदमी। देखिए, मुझे एक लगता है निष्पक्ष आदमी बोलिए, देखते ये हैं पार्टी का झगड़ा शुरू हो गया। कांग्रेस माफी दीजिए, कांग्रेस बेसिकली कांग्रेस ये एक्सपेक्ट करती है कि मोदी जी फिर आए और कर्ज माफी की तरह कोई ड्रामा करें और फिर सत्ता में आ जाएं, जबकि मुझे लगता है कि मोदी जी जिस नीति पे चल रहे हैं, जो मार्केट इंडिया के लिए क्रिएट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो सही सोल्यूशन है। यहाँ पे आप किसी को सर, कैसी बात आप कर रहे हैं महंगाई आप? कम करने आप की अपेक्षा अगर आप जो इनकम हिंदुस्तान में- बढ़ाएंगे आप तभी आप डील लोगों कर ने पाएंगे। सिर्फ देश को समय त्यागी जी, समय समाप्त हो गया। हमारी बात है तो आप सुनिए। लोग यहाँ पे कंट्रोल रूम से बोल दिया गया, समय समाप्त हो गया। एक मिनट त्यागी जी, समय समाप्त हो गया, समय श्याम प्रकाश जी, माफ कीजिए, माफ कीजिए, समय समाप्त हो गया। देखिए, मुझे जो डर था वो, मेरा डर कुछ हद तक विषय सही क्या था। था, किस पे बहस हो रही है? कमाल का debate पुष्परंजन जी, हो गया। वही जो मेरा डर था। देखिए, कांग्रेस टमाटर पे बीजेपी ने बात कर इसको लीजिए। एक राजनीतिक अखाड़ा बना दिया। हमारा विषय था कि मोदी जी रूस गए हैं, उस रूस की यात्रा से हमको क्या हासिल होने की उम्मीद है, कब तक, और पुरानी यात्राओं से हमको क्या हासिल हुआ और क्या नहीं हुआ, और आने वाले समय में क्या यात्राएं होंगी, हम क्या प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। हमारा विषय ये था। अब वो थोड़ा सा राजनीतिक अखाड़ा, जो कि अक्सर टेलीविजन चैनल्स के ऊपर हो ही जाता है, कि मतलब जैसे पार्लियामेंट के अंदर बहस हो जाती है गर्मा गर्म, वो वैसे यहाँ पे हो जाता है, चैनल्स के अंदर अक्सर हो जाता है, और दो लोग एक साथ बोलने लगते हैं, जिसकी वजह से हल्ला गुल्ला ज्यादा होता है। शायद टीआरपी भी ज्यादा अच्छी आ जाती हो, लेकिन उस टीआरपी का क्या फायदा जब आपको समझ ही नहीं आया कि किसने क्या बोला। ओवरलैप में तो सुनाई नहीं पड़ता ना किसने क्या बोला। तो केवल हल्ला गुल्ला और हंगामा, ये हमारा कोई चैनल 1 का ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये हमारे न चाहने के बावजूद ऐसा हो गया। बहरहाल, हमारा विषय अभी भी वही का वही है। आपने हमारी ये बहस सुनी और इससे आपने अपना भी एक कुछ निष्कर्ष निकाला होगा, और अब प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद जो भी हमको हासिल होगा, हम उससे अपना रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे कि उनके इस दौरे से हमें क्या मिला और क्या नहीं। इस प्रोग्राम को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा न्यूज का कार्यक्रम जारी रहेगा। नमस्कार।